वंदे मातरम। प्यारे साथियों, जो प्राचीन इतिहास की श्रृंखला थी उसका ये दूसरा वीडियो है। जिन भाई बहनों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे वो चैनल पे विजिट करके ज़रूर देखें। बहुत ही बेहतरीन श्रृंखला है। ये वन लाइनर क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं और जिन्होंने ये बुक देखा होगा सिंगल लाइनर क्वेश्चन का, उनको पता होगा ये कितना महत्वपूर्ण है। तो प्यारे साथियों, चलते हैं आज की श्रृंखला प्रारंभ करते हैं। देखिए, इनमें से पहले ही क्या क्या हो चुके हैं। ऐतिहासिक ग्रंथ या स्रोत, वेद, सभी चारों वेद पढ़ाए जा चुके हैं। उसके बाद जो है संवत तथा तिथियाँ, उपवेद, आरण्यक, धार्मिक ग्रंथ, स्मृति साहित्य, पुराण, षड्दर्शन, विदेशी अत्रियों द्वारा लिखित वर्णन, महाभारत या जय संहिता, ये सब चीज़ों के बारे में पहले ही चर्चा हो चुका है। देखिए, पुरातात्विक साक्ष्य। आज जो है प्यारे साथियों, किस चीज़ की चर्चा करने वाले हैं, जो पेपर में अक्सर आता है, सिंधु घाटी सभ्यता या इसी को कहते हैं हड़प्पा सभ्यता। इसका जो है हम चर्चा करने वाले, तो बने रहें और वीडियो बहुत ध्यानपूर्वक देखें। और यदि वीडियो को 2 से 3 बार देख पाएँ तो ज़्यादा अच्छा। चलिए जूम कर लेते हैं। देखिए, कहा कि रेडियो कार्बन C14 विश्लेषण तकनीक के अनुसार जो है हड़प्पा सभ्यता को जो है सर्वमान्य जो है काल कितना 2350 से 1750 माना गया है ईसा पूर्व में। ईसा पूर्व याद करना है। वहीं पर बात है, हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी और कांस्य की खोज के कारण इसे कांस्य युगीन सभ्यता कहा गया था। किसके खोज के? और कांसा किसका बना था? टिन तथा कॉपर मिलकर कांस्य पहली बार में धातु बनाया गया। तो कांस्य की खोज कारण इसे कांस्य सभ्यता के नाम से, कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना गया था। नेक्स्ट है, हड़प्पा के टीलों का सर्वप्रथम खोज जो है 1826 में चार्ल्स मैसन ने किया था। अब वहीं पर बात करते हैं, हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने, हड़प्पा सभ्यता की खोज सबसे पहले हुई थी। उसके बाद जो 1922 में क्या है, राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज किया था। किसका? मोहनजोदड़ो की खोज। पहले किसका हुआ? हड़प्पा का, फिर बाद में मोहनजोदड़ो का। ये चीज़ें याद रखना है। पहले हड़प्पा 21 में और मोहनजोदड़ो 22 में। और मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया? तो राखलदास बनर्जी ने, जबकि दयाराम साहनी ने किसका खोज किया? दोनों नाम आपको तो एकदम रट लेना है। चलते हैं, हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल कितना था? तो आप बताएंगे 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में फैला था, जो त्रिभुजाकार में फैली थी। किस तरह? त्रिभुजाकार में, जिसका विस्तार उत्तर में जो है कश्मीर, सबसे उत्तरी भाग क्या था आप बताओगे? उत्तर वाला भाग कश्मीर, और वहीं दक्षिण भाग कहाँ पर? महाराष्ट्र के दोयमाबाद, और पूर्वी भाग जो है उत्तर प्रदेश का आलमगीरपुर, जबकि पश्चिमी भाग क्या था? तो आप बताएं सिद्ध कांगीडोर। तो इसको मैप करके एक बार आप खुद प्रैक्टिस जरूर करें। प्रैक्टिस करेंगे तो चीज़ें जल्दी याद होंगी। वहीं पर बात करते हैं, भारत में हड़प्पा संस्कृति का सर्वाधिक स्थल कहाँ पर? तो गुजरात में मिले। और सैंधव सभ्यता में आग से पकी मिट्टी को क्या कहा जाता था? टेराकोटा कहा जाता था। ये चीज़ें एक एक कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। आग से पकी मिट्टी को क्या कहते थे? टेराकोटा कहा जाता था। सैंधव सभ्यता की लिपि जो है भाव चित्रात्मक थी, जिसे अंग्रेजी में क्या थे? यू व मछली जैसे चित्र का सर्वाधिक प्रयोग किया गया है। अब बात करते हैं, सैंधव सभ्यता पतन का मुख्य कारण जो है मार्शल और मैके के अनुसार जो है बाढ़ बताया गया। मुख्य कारण क्या बताया गया? बाढ़ बताया। लेकिन व्हीलर ने जो है आर्यों का आक्रमण बताया है। किसका? देखिए, दोनों याद करना है। मैके के अनुसार ज़्यादा इनका ज़्यादा मान्य है, मैके वाला, और व्हीलर वाला भी सेकेंडरी माने। तो बताओ व्हीलर ने क्या बताया था? तो बताओ आर्यों का आक्रमण बताया था। हड़प्पा सभ्यता नगर नियोजन के बारे में बात कर लेते हैं। इनका 2 तरह से विभाजित था। एक ऊपरी भाग, और ऊपरी भाग क्या होता था? दुर्गीकृत, जबकि निचला भाग 2 भाग होते, जबकि धौलावीरा जो है 3 भागों में बटा था। वहीं पर एक और था, धौलावीरा जो था वो 3 भागों में बटा था। सामान्यतः 2 ही भागों में बटे होते थे, और जिनमें से 2 भाग दुर्गीकृत होते थे। धौलावीरा का 3 भागों में बांटा गया, 2 भाग को क्या दुर्गीकृत हुआ करता था। अच्छा, कहते हैं कि जो दुर्गीकृत होता था उसमें राजा संबंधित लोग रहते थे, और प्रजा कहाँ रहती थी? तो आप बताओगे जो बिना दुर्गीकृत निचले भाग में रहती थी। अब बात करते हैं, सैंधव सभ्यता में घरों या भवनों का निर्माण जो है ग्रिड पद्धति का प्रयोग हुआ है। ग्रिड पद्धति का प्रयोग किसमें किया गया था? भवनों के निर्माण में। इस सभ्यता में बने घरों के दरवाजे जो है, खिड़कियां सड़क की ओर ना खुलकर किधर? पीछे की ओर खुलते थे। लेकिन लोथल में दरवाजे, लोथल एक अपवाद है, लोथल आपको याद करना है। लोथल में दरवाजे जो है मुख्य द्वार की ओर खुलते थे। सामान्यतः कहाँ? पीछे की ओर खुलते थे, लेकिन यहाँ पर लोथल एक अपवाद है कि यहाँ पर रोड की तरफ खुलते थे।
मोहनजोदड़ो के प्रत्येक घरों में कुआं बनने के अवशेष मिले हैं। मोहनजोदड़ो में कुआं के भी साक्ष्य मिले हैं। इस सभ्यता को चनहूदड़ो एकमात्र नगर था तो दुर्गी कीर्तन था। चनहूदड़ो क्या था? दुर्गी कीर्तन एकमात्र ऐसा था जहाँ दुर्ग नहीं बना हुआ था और सब जगह आप कहीं न कहीं दुर्ग मिलेंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो के एक विशाल स्नानागार मिला जो 11.89 मीटर लंबा, 7 मीटर चौड़ा जबकि 2.4 मीटर गहरा था। तो ये विशाल स्नानागार मिला जो कितना 11 पॉइंट लंबाई चौड़ाई, ये वैसे आया नहीं लेकिन एक बार ध्यान दो, कभी परीक्षा टफ हो जाए तो आप याद कर सकते हैं। धौलावीर में एक स्टेडियम व श्यामपट का प्रमाण भी मिला। देखिए श्यामपट जो आप बच्चे टीचर पढ़ाते हैं वही श्यामपट की बात हो रही है। अब बात करते हैं मनके बनाने के कारखाने लोथल व चनहूदड़ो से प्राप्त हुआ था। लोथल बनाने कारखाने को कहाँ प्राप्त हुआ था? तो बता लोथल व चनहूदड़ो से। यहाँ के मृदभांड पर लाल व काले रंग का प्रयोग होता। लाल व काले रंग का प्रयोग जो है यहाँ के मृदभांड में किया गया था। हड़प्पा सभ्यता की आर्थिक स्थिति के बारे में बात कर लेते हैं। सिंधु सभ्यता के मुख्य फसल यह गेहूँ और जौ यानी यो थी। यहाँ अब तक उगाई जाने वाली 9 फसलों की पहचान हुई है। कितनी? 9 फसलों की पहचान हुई किसमें? आज तक उगाई जाने वाली में। सबसे पहले आपको बता देना गेहूं तथा यौ, यहाँ जौ को यौ कहा जाता था और गेहूं को ब्रीही शब्द का प्रयोग किया गया है। सिंधु वासियों ने विश्व में सर्वप्रथम कपास की खेती की और कपास को यूनान में सिंडॉन जबकि मेसोपोटामिया में सिंधु कहा गया। देखिए कहाँ पर कपास को क्या कहा? यूनान में सिंडॉन जबकि मेसोपोटामिया में कपास को सिंधु कहा गया। दोनों जगह का नाम याद कर लेना। अब बात करें कपास पहले वर्ड में सबसे पहले कहाँ उगाया गया? तो आप बताओगे सिंधु सभ्यता के लोग ही उगाते थे। जूते हुए खेत के सरसों के साथ कालीबंगा से मिले और वही लोथलपुर और रंगपुर से रंगलो चावल। तो रंगपुर तथा लोथल से क्या मिला? चावल। ऐसे याद करो रंगलो चावल, रंगपुर तथा लोथल, रंगपुर और लोथल, रंगलो चावल याद कीजिए। तो रंगपुर और लोथल से क्या मिला? चावल के साथ मिले। तो ऐसे करके याद कर लीजिए। सर्वप्रथम भूकंप व शल्य क्रिया साक्ष्य जो है कालीबंगा से ही मिला। शल्य मतलब होता सर्जरी के साक्ष्य कहाँ पर? कालीबंगा से मिले। वही लोथल जो है संधोकालीन की खोज, लोथल की खोज कब 1955 में रंगनाथ राव ने किया था। जो कहाँ पर लोथल? आप बताओ। भोगवा नदी किनारे गुजरात में स्थित है। वहीं धौलावीरा की खोज रविंद्र सिंह बिष्ट ने 1990 में गुजरात में की थी, जिसका अर्थ है सफ़ेद कुआं। धौलावीरा का अर्थ आपको याद कर लेना क्या है? सफ़ेद कुआं है धौलावीरा का अर्थ। देखिए पूछा गया क्वेश्चन है। और किसने खोज किया था? रविंद्र सिंह बिष्ट ने किया था 1990 में। वहीं लोथल वाला क्या है? 1955 में। और ये किस नदी किनारे? भोगवा नदी किनारे। किसने खोज किया? तो लोथल की खोज रंगनाथ राव ने किया था और रंगपुर की खोज भी रंगनाथ ही ने ही किया था। रोपड़ सिंधु स्थल की खोज जो है यज्ञदत्त शर्मा ने पंजाब के सतलज नदी के तट पर किया था। अब यहाँ पर रोपड़ आपको ये याद कर लेना कि नदी और स्थल जरूर याद कर लेना है। रोपड़ जो है किस नदी किनारे? तो सतलज नदी के किनारे है। वर्तमान में रोपड़ का वर्तमान नाम रूपनगर है, जहाँ कब्रिस्तान में मनुष्य के साथ 2 कुत्ते दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। रोपड़ का प्रेजेंट टाइम में नाम क्या है? तो आप बताओगे रूपनगर है। और यहाँ के मनुष्य के साथ जो है साथ साथ कुत्ते दफनाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कहाँ पर? आप बताओगे रोपड़ में। रोपड़ में मनुष्य के साथ कुत्ते दफनाने के साक्ष्य। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कर लीजिए इसको और इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि बार बार आप इसको रिवाइज कर देखिए कि रोपड़ में क्या कुत्ते के साथ जो है मनुष्य के साथ कुत्ते दफनाने का भी साक्ष्य प्राप्त हो सकता है कुत्ता बहुत प्रिय रहा हो या कुत्ता के मरने से मनुष्य मर गया हो, मनुष्य के मरने से कुत्ता जो है उसके प्रेम में मर गया हो, जो भी रहा हो। अब उस समय की बात कौन जाने। बनवाली सिंधु स्थल की खोज भी हिसार हरियाणा में रविंद्र सिंह बिष्ट ने 1974 में किया था। बनवाली कहाँ पर? तो हिसार हरियाणा में है। इसका खोज आपको बता दें कहाँ किसने? रविंद्र सिंह बिष्ट ने किया था। अभी देखिए रविंद्र सिंह बिष्ट ने और किस चीज़ की खोज किया था, यहाँ पर आपको मिला था। देखिए धौलावीरा की खोज भी जो है रविंद्र सिंह बिष्ट ने किया था। और फिर आप देख रहे हैं यहाँ पर बनवाली की भी खोज रविंद्र सिंह बिष्ट ने किया था। तो दोनों याद कर लीजिए। देखिए रंगनाथ राव और रंगपुर की खोज भी जो है किसने किया था? तो रंगनाथ राव ने। गुजरात के सुखभादर नदी के तट पर है। कौन सी? भादर नदी या सुखभादर नदी के तट पर है।
यहाँ से चावल के दाने के साथ रंगपुर और भी लोथल में क्या बताया गया था, चावल के साक्ष्य मिले थे। अब बात करते हैं आलमगीरपुर की खोज जो है मेरठ जिले में यज्ञदत्त शर्मा ने हिंडन नदी के तट पर किया था। आलमगीर कहाँ पर है तो बताओगे, हिंडन नदी के तट पर। ये कहाँ पर है तो मेरठ में है। अब बात करते हैं प्यारे साथियों, ये सबसे क्या है आप बताएंगे, पूर्वी स्थान है। चलते हैं, शुद्ध कांगेडोर की खोज जो है पाकिस्तान के मकरान तट पर ओरेल आइंस्टाइन ने दास्क नदी के किनारे किया था। अब यहाँ पर याद करता शुद्ध कांगेडोर किस नदी के किनारे है तो आप बताएंगे दास्क नदी के किनारे, और समुद्र मकरान तट पर है। कब खोज हुई 1900। देखिए कि लाइन में कितने 8 5 5 7 7 क्वेश्चन आपको मिल जा रहे हैं। राखीगढ़ी हरियाणा में स्थित पुरास्थल सैंधो सभ्यता का सबसे बड़ा शहर होने के दावा जो है सरकार ने 2014 में किया था, जिसकी खोज सूरजभान ने किया था। राखीगढ़ी जो है भारत में प्राप्त सबसे बड़ा जो स्थल है, राखीगढ़ी कहाँ पर, हरियाणा में है। 2014 में इसकी खोज सूरजभान ने किया था। नेक्स्ट बात करते हैं प्यारे साथियों, हड़प्पा सभ्यता के अन्य विशेष कुछ बारे में बात कर लेते हैं। सैंधो सभ्यता के बंदरगाह नगर जो है लोथल तथा सुतकांगेडोर थे। दोनों क्या थे बंदरगाह, यहाँ पर तो सुतकांगेडोर में भी बंदरगाह पाया जाता था और लोथल में भी। और वही सैंधो सभ्यता के समकालीन सभ्यता जो है मेसोपोटामिया, मिस्र, क्रीट व फारस आदि थे। सैंधो सभ्यता के समकालीन नगर कौन कौन थे, मेसोपोटामिया, मिस्र था, क्रीट था, फारस था, ये सब उस समय समकालीन नगर थे। विज्ञान के अनुसार जो है हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो जो है सैंधो सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहा गया। किसे जुड़वा राजधानी, पिगेट के अनुसार हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो को जो है जुड़वा राजधानी कहा गया। किसके अनुसार, पिगेट के अनुसार। ये चीज़ें जुड़वा राजधानी वाला आपको जरूर याद कर लेना है, हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो। वही सर्वाधिक पुरास्थल जो है सरस्वती नदी की घाटी में मिले। सैंधो काल के सर्वाधिक पुरास्थल कहाँ पर मिले, सरस्वती नदी घाटी में मिले। हड़प्पा के एक कब्रिस्तान से 37 कब्रें प्राप्त हुई, जिन्हें R37 जो है नाम दिया गया। R37 क्यों नाम दिया, यहाँ 37 कब्र मिली इसीलिए इसका नाम R37 रखा गया। ये बात आपको समझ में, नाम में ही कहीं न कहीं उसका काम छिपा होता है। अब बात करते हैं सैंधो वासियों का प्रसिद्ध खेल पासा हुआ करता था, क्योंकि पवित्र पक्षी कौन था, पाखता, और पवित्र पशु कुबड़ वाला बैल था। देखिए तीनों चीज़ें, पक्षी क्या था, पाखता, और वही खेल क्या था, पासा, और पवित्र पशु क्या था, कुबड़ वाला बैल था। तीनों चीज़ें आप स्क्रीनशॉट ले लें, बार बार याद करें, देखिए इसको कि आपको चीज़ें परमानेंट हो जाएं। मेरे साथियों, सैंधो सभ्यता में सर्वाधिक लोग भूमध्य सागरीय प्रजाति या द्रविड़ प्रजाति के निवासी थे। अब वहीं पर बात करते हैं, हड़प्पा वासी गन्ने से परिचित नहीं थे। वह लोग मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। किसका प्रयोग, आप बताएं, शहद का प्रयोग करते थे। गन्ने से परिचित नहीं थे, जबकि मीठा के लिए किसका, शहद का प्रयोग करते थे। अब इसी में हम प्यारे साथियों वैदिक सभ्यता को ही डिस्कस कर लेंगे, बने रहें। अभी इसमें थोड़ा सा नहीं अभी बचा हुआ है। प्यारे साथियों बने रहें। सैंधोवासी हल से परिचित थे। हरियाणा के बनावली में मिट्टी से निर्मित हल का खिलौना मिला। वहीं सैंधोवासी हाथी, गाय, भेड़, बकरी, बैल, भैंस, बाघ, बंदर, हिरन, खरगोश आदि से परिचित थे, लेकिन शेर से परिचित नहीं थे। देखिए शेर से परिचित नहीं थे। देखिए किससे, गाय से भी थे, हाथी से भी थे, बकरी से भी थे, बैल, भैंस, बाघ, बंदर, हिरन, खरगोश, जबकि किससे, शेर से परिचित नहीं थे। ये याद करके रखना है। और सैंधो स्थल जो सुतकोत्ता से घोड़े के अस्थि बंदर से प्राप्त हुआ, सुतकोत्ता से घोड़े के अस्थि पर्जर प्राप्त हुई। ये चीज़ें याद कर लेना है। पैसा तो व्यापारिक स्थिति कैसी थी उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। अब बात करते देखिए, मेसोपोटामिया विलेखों में सैंधो सभ्यता के लिए मेलुहा शब्द का प्रयोग किया गया था। मेसोपोटामिया वर्तमान में दजला तथा फरात नदी किनारे है। दजला फरात नदी किनारे क्या है बताओ, मेसोपोटामिया है। लोथल से हाथी दांत का एक पैमाना व गोदीवाड़ा मिला है। वहीं पर मोहनजोदड़ो से सीप का पैमाना और हड़प्पा से तांबे का पैमाना मिला है। हड़प्पा से क्या है, तांबे का, जबकि मोहनजोदड़ो से सीप का पैमाना मिला है। कालीबंगा से मिट्टी का बना पैमाना मिला। यहाँ
के मापक जो है 16 के गुणक होते थे। क्या होते थे? 16 के गुणक होते थे। कालीबंगा से मेसोपोटामिया की बेलनाकार मोहरें प्राप्त हुई। वहीं पर सैंधव सभ्यता की अधिकांश मुद्राएं जो एक श्रृंगी पशु का चित्र मिला था, एक श्रृंगी पशु का चित्र मिला। अब नेक्स्ट बात करते हैं मुद्राओं में क्या एक श्रृंगी। वहीं सैंधव सभ्यता की अधिकांश मोहरें सेल खड़ी से बनी होती, जिनका आकार जो होता था वर्गाकार होता था। कैसा? वर्गाकार होता था। मोहनजोदड़ो में एक मृदभांड नाव का चित्र मिला, जबकि लोथल में मृदभांड पर चालाक लोमड़ी का चित्र मिला था। कैसा? चालाक लोमड़ी का चित्र मिला। और वहीं पर मोहनजोदड़ो में एक मृदभांड पर नाव का चित्र मिला। बने रहे प्यारे साथियों। नेक्स्ट है धार्मिक स्थिति कहाँ कैसी थी उनकी। वह मातृ देवी व पशुपति शिव का पूजा करते थे। अब वहीं पर बात करते हैं हड़प्पा की मूर्ति में स्त्री को गर्भ से एक पौधा निकलता दिखाई देता है, जो पृथ्वी देवी की प्रतिमा हो सकती है। तो स्त्री के गर्भ से जो पौधा निकला हो तो कहाँ? हड़प्पा सभ्यता में इसको दर्शाया गया है। ये हो सकता है पृथ्वी देवी की या मातृ देवी की मूर्ति दिखाई गई हो। सैंधव सभ्यता के मंदिर का अवशेष प्राप्त नहीं हुए, लेकिन मोहनजोदड़ो की मोहरों पर स्वास्तिक का चिन्ह अंकित है। स्वास्तिक देखिए, स्वास्तिक चिन्ह जो आज बना रहा है ये हड़प्पा सभ्यता की ही देन है, सैंधव सभ्यता की। मोहनजोदड़ो में कांसे से बनी नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई, कांसे से बनी। अब बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थलों के बारे में बात कर लेते हैं। पैसे तो बने रहें, ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाला। हड़प्पा नामक जो है स्थल वर्तमान में पाकिस्तान के माउंटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर है। हड़प्पा किसमें? पाकिस्तान के माउंटगोमरी जिले में जो है रावी नदी के तट पर स्थित है। देखिए, हड़प्पा से तांबे से बनी एक इक्का गाड़ी और खंडों में अन्नागार से प्राप्त हुआ। अन्नागार कहाँ पर होता है? हड़प्पा सभ्यता में। और तांबे की बनी इक्का गाड़ी भी प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो वर्तमान में सिंधु नदी के तट पर स्थित पाकिस्तान के लरकाना जिले में है। कहाँ पर? आप बताइए कि लरकाना जिले में है। वहीं मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला या भूतों का टीला। कहीं कहीं मिलेगा आपको। यहाँ से विशाल अन्नागार मिला। सबसे विशाल अन्नागार कहाँ से मिला? तो बताओ, मोहनजोदड़ो से मिला है। और स्नानागार भी यहीं से मिला है। और उल्लेख नहीं मिला, कब्रिस्तान का उल्लेख नहीं मिला है यहाँ से। चंदोदड़ो की खोज गोपाल मजूमदार ने सिंध प्रांत पाकिस्तान में 1931 में की, जहाँ पर एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों का निशान प्राप्त हुए हैं। कहाँ? चंदोदड़ो की खोज मजूमदार ने सिंध प्रांत के पाकिस्तान में किया था। अब यहाँ देखिए, एक ईंट पर जो है बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का निशान दिखाए गए इसमें। अब बात करते हैं कालीबंगा की खोज 1953 में बीबी लाल तथा बीके थापर ने किया था। बीबी लाल बीके थापर ने किया था, जो घग्गर नदी के तट पर जो है राजस्थान में स्थित। घग्गर नदी पर कहाँ पर? राजस्थान में। और वहीं पर कालीबंगा के नक्काशीकार ईंटों का साक्ष्य मिले। यह स्थल जो है काली चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध था। कालीबंगा नक्काशीदार ईंटों के साक्ष्य यहाँ पर मिले थे। और कालीबंगा मीन्स होता है काले रंग की चूड़ियाँ होती हैं। अब बात करते हैं प्यारे साथियों, नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है आपके लिए अब वैदिक सभ्यता जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वन लाइनर के फॉर्म में इसमें मिलने वाले हैं, तो बने रहें। सेशन आपके लिए बहुत बेहतरीन। देखिए, 2 टॉपिक इसमें बहुत ज़बरदस्त कंप्लीट कराने वाले हैं। ऐसे ऐसे करके 3 से 4 वीडियो में आपका पूरा हिस्ट्री जो है ख़त्म कर दूँगा। प्राचीन हिस्ट्री, उसके बाद हम चलेंगे मध्यकालीन हिस्ट्री, उसके बाद जो है आधुनिक हिस्ट्री देखेंगे। तो बने रहें। वैदिक सभ्यता जो है कैसी थी आप बताएंगे। वैदिक सभ्यता जो है एक ग्रामीण सभ्यता थी, जिसमें 2 भागों में बांटा गया था। एक ऋग वैदिक, एक होता उत्तर वैदिक। यानी 2 भागों में बांटा गया, ऋग वैदिक तथा उत्तर वैदिक। आर्यों ने वैदिक सभ्यता की स्थापना में जो सर्वप्रथम पंजाब व अफगानिस्तान में बसे थे। कहाँ? पंजाब व अफगानिस्तान में बसे थे। मैक्स मूलर के अनुसार जो है आर्यों का मूल निवास जो है मध्य एशिया था। आर्यों का मूल निवास क्या था? मध्य एशिया था। जबकि आर्य शब्द का अर्थ होता है कुलीन या श्रेष्ठ होता है। आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है? कुलीन व श्रेष्ठ। प्यारे साथियों, बने रहें। वहीं ऋग वैदिक कालीन प्रशासन के बारे में जान लेते हैं। आर्यों का प्रशासन 5 भागों में बटा था। कुल, ग्राम, विश्व, जन व राष्ट्र 5 भागों में विभाजित था इनका प्रशासन। नहीं, अभी इधर हम बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद ऋग्वेद में भरत व त्रिशु जन का उल्लेख मिलता है, जो आर्य बाघ से परिचित क्या थे? आर्य भी बाघ से परिचित नहीं थे। अब बात करते हैं ऋग्वैदिक कालीन
1500 ईसा पूर्व से जो है 1000 ईसा पूर्व से आर्यों द्वारा जो है जिस विस्तृत क्षेत्र का निर्माण किया गया उसे सप्त संधों प्रदेश कहा गया। आर्य जिसने विस्तृत शब्द का क्षेत्र का निर्माण किया उसे सप्त संधों प्रदेश कहा गया। ऋग्वेद में गाय को अगन्या कहा जाता था, कभी ना मारे जाने योग्य मतलब होता है। आर्यों का मुख्य व्यवसाय कृषि, पशुपालन और घोड़ा उनका प्रियतम पशु था। आर्यों का सबसे प्रियतम पशु घोड़ा था। कृषि, पशुपालन उनका मुख्य व्यवसाय था। आर्यों द्वारा खोजी गई वस्तु जो क्या थी, लोहा थी, जिसे श्याम अयस के नाम से जाना जाता था। लोहे को क्या कहते थे, श्याम अयस कहते थे। वैदिक काल में हल को सिरा, जुते हुए खेत को उबरा, जबकि हल की रेखा को क्या कहा जाता, सीता कहा जाता था। जबकि व्यापारी के लिए पड़ी जो है, व्यापारी को पड़ी कहते थे। सूदखोर को बैंक नोट कहा जाता। देखिए सूदखोर को क्या, बैंक नोट कहा, ऐसे भी याद कर सकते। बैंक याद की, बैंक नोट याद की, बैंक नोट याद की। जब सूदखोर भी पैसे देता है, बैंक भी पैसे देता है। और जो जुते हुए खेत की रेखा को सीता कहा जाता था, खेत को उर्वरा कहा जाता था। नेक्स्ट देखिए, आर्य लोग युद्ध के लिए जो है गविष्टि शब्द का प्रयोग जो करते थे, जिसका अर्थ है गायों की खोज। गविष्टि मीन्स क्या होता है, गायों की खोज। नेक्स्ट है, वैदिक काल में निष्क व सतनाम नामक सिक्कों का उल्लेख है। वहीं पर बात करते हैं, ऋग्वेद में जो है बने नहीं पैर सकती हूँ, वेद में किसके निक्स व सतनाम नामक सिक्कों का जो है उल्लेख मिलता है। वहीं पर बात करें, ऋग्वेद के प्रमुख देवता इंद्र थे, जिसे पुरंदर या युद्ध का देवता जो है और वर्षा का देवता भी कहा जाता था। युद्ध तथा वर्षा का देवता भी किसे कहते, इंद्र को कहा जाता था। वहीं आपको बता दें, अरुण को जो है समुद्र का देवता कहा जाता है। पूषण को जो है पशुओं का देवता, पूषण देखिए पा से दोनों मैच करें, पूषण और पशु, पूषण को पशुओं का देवता कहा जाता है। जबकि आश्विन को जो है विपत्तियों को हरने वाला देवता कहा जाता है। आश्विन को विपत्ति को हरने वाला देवता कहा जाता था। वहीं पर अग्नि को जो है मनुष्य के देवताओं को जोड़ने की कड़ी किसे कहा जाता था, अग्नि को। और वहीं देव का मतलब क्या होता था, आकाश का देवता। देव कौन होते थे, देव कौन होते थे, आप बताओ, आकाश के देवता को कहा जाता था। अब नदियों को प्राचीन नाम क्या थे उनको देखो। झेलम को वितस्ता कहा जाता था, चिनाब को अस्किनी कहा जाता था पुराने ज़माने में, रावी को पुरुषणी कहा जाता था, गंडक को सदानीरा कहा जाता था, सतलज को सतोत्तरी कहा जाता, व्यास को जो है विपाशा, काबुल को कुंभा, घग्गर को दृष्टद्वती कहा जाता, जो कि गोमती को गोमल, सरस्वती को घग्गर नदी कहा जाता था। तो ये चीज़ें आप स्क्रीनशॉट ले लें और इसको 2-3 बार देखेंगे, आपको चीज़ें याद हो। जब टहलते घूमते रहे स्क्रीनशॉट जब देखिए, पढ़ने के बाद जब टहलने घूमे तो उसके बाद उस समय स्क्रीनशॉट एक बार देख लिया करें तो चीज़ें याद हो जाएंगी मेरे साथी। ऋग्वेद में आर्यों के लिए जो है द्विज शब्द का प्रयोग, जिसका अर्थ होता है 2 बार जन्म। आर्यों के लिए किसका प्रयोग किया गया, आर्य, ब्राह्मण, हाथी, इन सबके लिए द्विज का प्रयोग होता है। आर्य समाज वर्ण के आधार पर विभक्त ना होकर कर्म के आधार पर विभाजित थे। किसमें, जात धर्म के आधार पर नहीं विभाजित थे, कर्म के आधार पर विभाजित थे। वैदिक काल में आजीवन अविवाहित रहने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था, अमाजू कहा जाता था। जो आजीवन अविवाहित रहती उसे क्या कहते थे, अमाजू कहा जाता था। वहीं विधवा विवाह की प्रथा जो है नहीं थी, लेकिन पुत्र प्राप्ति के लिए नियोग प्रथा का अपना सकती थी। नियोग प्रथा जो है पुत्र प्राप्ति के लिए जो है अपना सकती थी। अब बात करते हैं अंतर जातीय विवाह में जो है प्रतिलोम अनुलोम विवाह थे। अनुलोम विवाह में पुरुष उच्च वर्ण का, जबकि स्त्री जो है निम्न वर्ण की होती थी अनुलोम में। और विलोम में क्या होता था, स्त्री उच्च वर्ण की होती थी और जो होता था पुरुष जो है निम्न वर्ण का होता था। अब बात करते हैं, वैदिक काल में बहुत कन्या को विवाह के समय उपहार स्वरूप दिया जाता था। क्या चलते हैं, नेक्स्ट है, आर्यों को पेश क्या था, सोमरस था, जो आज शराब कहते हो जिसे। आर्यों का परिधान 3 भाग में, वास, अधिवास या उड़ीस, 3 भागों में विभाजित था। वास, अधिवास व उड़ीस। अब प्यार साथियों नेक्स्ट है, ऋग्वैदिक कालीन प्रशासन के बारे में बात कर लेते हैं। ऋग्वैदिक कालीन प्रशासन 5 भागों में विभाजित था, कुल, ग्राम, विश्व, जन व राष्ट्र के रूप में। आर्यों के लोग परिवार के मुखिया को कुलप, जगह पर ग्राम के मुखिया को ग्रामणी कहा करते थे। परिवार के मुखिया को क्या कहते थे, कुलप। वहीं पर आर्य लोग जो है प्रशासनिक अधिकारियों को सामूहिक रूप से रत्निन कहा जाता था। सामूहिक रूप से क्या कहते थे, रत्निन कहा जाता था। जबकि वैदिक काल में सबसे प्राचीन संस्था विदत थी, जिसका ऋग्वेद में 122 बार उल्लेख किया गया है। प्राचीन संस्था कौन थी, विदत से। इसका ऋग्वेद में कितना 122 बार उल्लेख किया गया था। अन्य संस्थाएं सभा और समिति जो है प्रजापति की 2 पुत्रियाँ कहा गया है इनको। अब बात करते हैं, सभा समाज में श्रेष्ठ लोगों की संस्था थी, जबकि
सामान्य जनता के लिए प्रतिनिधित्व करती थी, जबकि समिति क्या थी, समिति सात से सामान्य जनता इसमें जो प्रतिनिधित्व करती थी। और वहीं पर बताया समिति के मुख्य को ईशान कहा जाता था, मुखिया जो समिति का होता था उसको ईशान कहा जाता था। बलि राजा को दिए जाने वाला स्वैच्छिक कर होता था और राजा का प्रमुख पदाधिकारी क्या होता था, पुरोहित होता था। प्रमुख पदाधिकारी को क्या होते, पुरोहित हुआ करते थे। अब प्यारे साथियों अपने वैदिक काल देख लिया, आप उत्तर वैदिक काल जो है जल्दी कंप्लीट करने वाले हैं, बने रहें। अब यहाँ पर देखिए उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व में माना जाता है। अब यहाँ पर देखिए शतपथ ब्राह्मण में सदा निरानी गंडक नदी और नर्मदा तथा रेतोत्तरा का उल्लेख मिलता है। शतपथ ब्राह्मण में सदा निरा, गंडक तथा नर्मदा और रेतोत्तरा को ये नदियों का उल्लेख कहाँ पर मिलता है बताओ, शतपथ ब्राह्मण में। उत्तर वैदिक काल में राजा का पद जो है वंशानुगत हो गया, उसके पहले वंशानुगत नहीं हुआ करता था, योग्यता के अनुसार राजा बैठता था। राजा का राज्याभिषेक पर जो है राजसूय यज्ञ होता था और वाजसनेय यज्ञ पर जो है राजा शक्ति प्रदर्शन के लिए रथ दौड़ कर होती थी। इस शक्ति प्रदर्शन के लिए क्या करते थे, रथ दौड़ करते थे। राजा के पदाधिकारियों को रत्नी कहते थे, जबकि शतपथ ब्राह्मण में जो है 12 रत्नियों का उल्लेख मिलता है। शतपथ ब्राह्मण सर्वप्रथम जो है जबालो उपनिषद में 4 आश्रम का उल्लेख मिला है, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम। ये चारों आश्रम का उल्लेख कहाँ पर मिलता है, जबालो उपनिषद में। देखिए जबालो उपनिषद से क्वेश्चन बनता ही बनता है, तो आप इसको जरूर याद कर ले प्यारे साथियों। नेक्स्ट है गृहस्थ आश्रम में मनुष्य 3 ऋणों से मुक्ति पा सकता है, देव ऋण, ऋषि ऋण और प्रत ऋण जो है इसमें कहा गया 3 प्रकार के ऋण की बात किया गया है। देव ऋण और उसके बाद जो होता है ऋषि ऋण और पितृ ऋण, 3 प्रकार के ऋण पा सकता है किसके अंदर, गृहस्थ आश्रम में जो है मनुष्य रहते हुए 3 तरह से मुक्ति पा सकता है। गोत्र नामक संस्था जो है उत्तर वैदिक काल में अस्तित्व में आई थी। पूषण जो कहा जाएगा शूद्रों के देवता के रूप में प्रसिद्ध हुआ, जबकि ऋग्वेद काल में जो है पशुओं को देवता था। पूषण ऋग्वेदिक काल में कौन से देवता थे, तो पशुओं के देवता थे, और उत्तर वैदिक काल में आते ही शूद्रों के देवता बन गए। अब बात करते हैं उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति का महत्व बढ़ गया। देखो इंद्र का पूजा, इंद्र के लिए 250 जो है मंत्र सूक्तों की व्यवस्था की थी, लेकिन यहाँ आते आते प्रजापति इनके मुख्य हो गए। उत्तर वैदिक काल में जो है पूषण को जो है शूद्रों का देव कहा गया। पूषण को क्या कहा गया, शूद्रों का देव। और वहीं पर त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश का भी उल्लेख मिलता है। अब बात करते हैं कर संग्रह करने के लिए अधिकारी को भाग दूर कहा जाता था, और वहीं कहा गया अछुआप, जुए की जांच करने वाले अधिकारी को अछुआप कहा जाता था। अब बात करते हैं उत्तर वैदिक काल में गेहूं को गोधूम, धान को ब्रीही कहा गया। देखिए वहाँ पर मैंने थोड़ा सा एक मिस्टेक कर दिया था, धान को ब्रीही, जब जो मैंने गेहूं को ब्रीही कह दिया था, क्या गेहूं को गोधूम देखकर धान को ब्रीही कहा जाता था, इसको करेक्ट कर ले। और जौ को यो कहा जाता था। अब बात करते हैं हिरण का मतलब सोना होता था, हिरण का शमशुरू का मीन्स होता दाढ़ी, और कुआं का कवट, जबकि नाई का मतलब होता था हुआ पता होता था। तो इन सबको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, इनको क्या क्या मतलब था, ये कभी कोई टर्मिनोलॉजी पूछ लिया जाता है। स्मृति ग्रंथों में 16 संस्कारों का वर्णन मिलता है, और मनुष्य की स्मृति में जो है 8 संस्कारों का विवाहों का उल्लेख मिलता है, जिसमें ब्रह्म विवाह सबसे सर्वश्रेष्ठ माना गया है। गंधर्व विवाह जो है प्रेम विवाह को गंधर्व विवाह कहा गया है। बने रहें प्यारे साथियों। अब आपको बता दें नेक्स्ट वीडियो में आपको महाजनपद काल के बारे में मिलने वाला है, और क्या क्या मैं एक बार जूम इन करके दिखा सकता हूँ। आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। देखिए जूम इन करके मैं एक एक करके धीरे धीरे दिखा दे रहा हूँ। मगध का उत्कर्ष, मगध, उसके बाद यूनानी आक्रमण, मौर्य वंश, मगध का शिशुनाग वंश, मगध का नंद वंश, प्राचीन भारत पे प्रथम विदेशी आक्रमण, ईरानी, बिंदुसार, अशोक। देखिए सब एक एक करके टॉपिक मिलने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको बहुत मज़ा आने वाला है। ये सब देखिए मौर्योत्तर काल, देसी राज, विदेशी आक्रमण, ये सब एक एक करके आप देखेंगे प्यारे साथियों। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको क्या करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाना होगा, जिससे आपको सही समय पर नोटिफिकेशन मिल सके और आप जो है इसका लाभ उठा सकें। प्यारे साथियों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।